एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस केम 30 एक्सप्लोरिंग मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कि हाफ लाइफ होती क्या है या अर्ध आयु होती क्या है। इसे डिफाइन कर सकते हैं किसी अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने में लगा समय या अभिकारक की आधी मात्रा के उत्पाद में बदलने में लगे समय को अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने में लगा समय या अभिकारक की आधी मात्रा के उत्पाद में बदलने में लगे समय को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ये अंग्रेजी में कहें तो कह सकते हैं इसको द टाइम टेकन to complete half of the reaction or the time required for converting one half of the amount of reactant into product is called half life। of reaction कह सकते हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन और द टाइम रिक्वायर्ड for converting one half of the amount of reactant into product is called half life of the reaction। इसे T half से प्रदर्शित करते हैं। it is represented by T half।
टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयु के बारे में देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। यानी शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो हमको पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो है K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T। ये एक्सप्रेशन आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यदि हम माने कि आधा रिएक्शन पूरा हो गया तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि यदि T बराबर T हाफ तो R का जो कंसंट्रेशन होगा वो इस टाइम पर R0/2 हो जाएगा। यानी आधी मात्रा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो हम कह सकते हैं कि K इक्वल्स टू R0 माइनस R0/2 अपॉन T हाफ, या T हाफ की वैल्यू अगर लिखें तो R0 में से R02 अगर निकल जाएगा तो बचेगा R0/2 अपॉन K, या इसी कह सकते हैं R0 अपॉन 2K। तो ये वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू से ये इंडिकेट हो रहा है इसकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है ये R0 के प्रोपोर्शनल है। R0 का मतलब अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, तो R0 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी जो रिएक्शन में अर्ध आयु होगी वो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होगी। तो इस हमने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वह अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के प्रोपोर्शनल होती है। अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन। अब मान लिया कि जो समय t है वो t हाफ के इक्वल होगा, यानी अब क्रिया आधी पूरी हो गई, हाफ रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, तो उसमें लगा समय क्या हो गया, ये t हाफ हो गया। तो उस स्थिति में जो कंसंट्रेशन R होगा ये इक्वल हो जाएगा R0 अपॉन 2 के। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें इस वैल्यू को, तो उस स्थिति में K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T हाफ log R0 अपॉन R0 बाई 2। तो ये R0 से R0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन T हाफ log 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करें और log 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तब हो जाएगा ये K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ और log 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो ये वैल्यू जाएगी 0.693 अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करने पर अपॉन T हाफ, या हम कह सकते हैं कि T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K, जहां K जो होता है वो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है रिएक्शन के कंसंट्रेशन की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनल होती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम इस पे देखेंगे किसी अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, और किसी अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव को हम आर्हीनियस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको देखना होगा आर्हीनियस समीकरण। तो अब हम देख रहे हैं अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव। Effect of temperature
ऑन रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किया हमने किससे? आर्हेनियस इक्वेशन से। तो आपको बताएं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हमने जब फैक्टर्स डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि किसी रिएक्शन की रेट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पर लगभग 2 गुनी या कभी कभी 3 गुनी हो जाती है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है। और उसको रिप्रेजेंट किया था उन्होंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट से, म्यू से। तो वहां जो वैल्यू लिखी थी, लिखा था म्यू इक्वल्स टू के 35 डिग्री सेल्सियस अपान के 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये ताप गुणांक है और ये वैल्यू लगभग जो होती है वो 2R3 ये बताया गया था आपको, इस तरह का इक्वेशन बताया गया था। लेकिन जो मेजरमेंट है, अगर हम मेजर करना चाहें कि किसी रिएक्शन की रेट पर टेम्परेचर का कितना इफेक्ट पड़ता है, तो इसको आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। आपको बताएं कि जिस इक्वेशन को हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, वह इक्वेशन एक डच केमिस्ट J.H. वान हाफ ने दिया था। J.H. वान हाफ ये एक डच केमिस्ट थे और उन्होंने इक्वेशन दिया था K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन दिया था। जो K है वो रेट कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बाद में इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है और इंटरप्रिटेशन है कि कैसे ये अप्लाई होता है और इसका भौतिक महत्व क्या है किसी रिएक्शन के लिए, इसको आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया। मतलब कि इक्वेशन दिया वाट हाफ ने, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया आर्हेनियस ने। इसलिए आज इसे हम आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो हमने बताया कि K जो हो गया इस इक्वेशन में, ये हो गया रेट कांस्टेंट, ये जो है ये हो गया आर्हेनियस फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, EA ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और R इसमें गैस कांस्टेंट, और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये वेग स्थिरांक हुआ। इसे कह सकते हैं आवृत्ति
कारक या आर्हीनियस कारक कह सकते हैं। ये हो गई सक्रियण ऊर्जा, यानी ये क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा। आर जो है वो गैस नियतांक, और टी जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह रहे हैं वो है परमताप। ये इक्वेशन दिया डच केमिस्ट वार्ट हाफ ने, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन किया आर्हीनियस ने, स्वांटे आर्हीनियस, जो स्वीडिश केमिस्ट रहे, स्वीडन के रसायनज्ञ रहे। उन्होंने जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया और इसका इंटरप्रिटेशन किया कि ये क्या होता है। अब ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं, k इक्वल्स टू ए, कैपिटल ए, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसकी सहायता से हम टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ हम देखते हैं कि रिएक्शन रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ एक चीज बता दें कि A और EA, यानी ये दो चीजें A और EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी अभिक्रिया के अभिलक्षण है। मतलब इसका मतलब यह है कि रिएक्शन बदल जाएगा तो A और EA इनकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए रिएक्शन के लिए A और EA की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और दूसरे फार्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन है k इक्वल्स टू ई ए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग लेते हैं इसका, इस इक्वेशन का लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा नेचुरल लॉग k इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। और अगर लॉग में कन्वर्ट कर देंगे नेचुरल लॉग को लॉग में, तो वैल्यू हो जाती है log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये वैल्यू आ जाती है इस तरह से। तो इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन में हम EA की वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अगर ग्राफ प्लॉट करें तो log k और 1/t में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और ये जो स्लोप होगा ये बताएगा वैल्यू E अपॉन 2.303 R को, ये वैल्यू बताएगा। और ये वैल्यू जो हो गई
ये यहां से यहां तक की वैल्यू, ये log a की वैल्यू होगी। यहां लिख सकते हैं 1/t = 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि log k = log a minus EA/2.303 RT। इस इक्वेशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वो इस तरह का आता है। तो ये बता रहे थे जो स्लोप है इसकी वैल्यू इतना लिखते हैं और इसके साथ में ये साइन निगेटिव लगाते हैं। यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, ये साइन यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो होता है वो स्लोप बताएगा -EA/2.303 R की वैल्यू को। अब इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं log a की वैल्यू। ये log a का मतलब हो गया ये फैक्टर, ये जो है इस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। और R चूंकि गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है R = 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस स्लोप की सहायता से हम निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने देखा कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें लॉग के इक्वेशन में, और लॉग का इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है y = mx + c जैसा इक्वेशन है। तो ग्राफ प्लॉट किया log k और 1/t में, इसलिए कि ये कांस्टेंट हो गया c और ये वैल्यू जो थी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है EA, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। 2.303 R ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल हमारा क्या हुआ 1/t, इसलिए ग्राफ प्लॉट किया log k और 1/t में। यहाँ 1/t की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से हम log a, ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है। जो इक्वेशन है इसमें दो चीजें आती हैं, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वैल्यू जो होती है वो जो हम लोगों ने मार्क किया ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आर्हेनियस इक्वेशन से टेम्परेचर के इफेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, k की वैल्यू जो होगी वो उसके अकॉर्डिंगली आएगी। अब हम इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको दोबारा लिखते हैं। आपको फिर से ध्यान दिलाएं, हम लोगों ने इक्वेशंस दिए थे आर्हेनियस इक्वेशन पहला k = a एक्सपोनेंशियल पावर -EA/RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन। लॉग लेने के बाद जो इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने नेचुरल लॉग k = नेचुरल लॉग a माइनस EA/RT, और लॉग के टर्म में इक्वेशन लिखा इक्वेशन नंबर 2, और लॉग के टर्म में इक्वेशन लिखा है इसका ऐसे। तो log k = log a माइनस EA/2.303 RT, ये इक्वेशन लिखा। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अगर इक्वेशन लें, हम टेम्परेचर T1 लें और टेम्परेचर
T2। टेम्परेचर T1 और T2 पर इक्वेशन 3 से, टेम्परेचर T1 और T2 पर इक्वेशन 3 से हम देखें तो क्या वैल्यू आती है। जो वैल्यू आएगी, अगर टेम्परेचर T1 के लिए लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी log K1 इक्वल्स टू log A माइनस EA अपान 2.303 RT1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और फिर इसी से टेम्परेचर T2 पर तो इक्वेशन हो जाएगा log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EA अपान 2.303 RT2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कह सकते हैं कि समीकरण 5 में से समीकरण 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हिंदी के हिसाब से कहें तो कह सकते हैं घटाना। घटा देंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, क्या होगा देखिए, log K2 माइनस log K1, ये लेफ्ट साइड का हो गया। ये ध्यान रखें कि log A और log A जब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। ये इक्वेशन जो कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझें। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका साइन जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसका साइन जो प्लस है वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा, इसका साइन जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो आप इसके हिसाब से बड़े आराम से लिख सकते हैं। साइन को चेंज कर दीजिए और लिख सकते हैं सीधे log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू, अब देखिए log A माइनस log A कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू माइनस EA, ये माइनस वैल्यू है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस EA अपान 2.303 RT2, और ये वैल्यू प्लस हो गई यानी पॉजिटिव हो गई, प्लस EA अपान 2.303 RT1। इसी को रीअरेंज कर लें हम तो ये वैल्यू जो होगी, ये पॉजिटिव वाले को पहले ले रहे हैं तो EA अपान 2.303 RT1 माइनस हो गया EA अपान 2.303 RT2, ये वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं फिर से, और इसमें से EA अपान 2.303 R दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और log K2 अपान K1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, log K2, ये log K2 माइनस K1 को हम लिख सकते हैं log K2 अपान K1 इक्वल्स टू, ये वैल्यू बाहर निकाल दें, EA अपान 2.303 R, ये वैल्यू बाहर हो गई, इसमें बच गया 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ये इक्वेशन आया इस तरह से, जो उन्होंने इक्वेशन निकाला, ये इक्वेशन आया। ये इक्वेशन 6 हो गई। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर K1 और K2 की वैल्यू जगह सब्स्टिट्यूट कर दें और R की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने बताया
कि इस इक्वेशन की सहायता से हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट किसी रिएक्शन की रेट पर या रिएक्शन पर। तो ये बात हमने आपको कंप्लीट बता दी। उम्मीद करते हैं कि ये आर्हीनियस इक्वेशन जो इनिशियली एक डच केमिस्ट आपको बताया कि GH van 't Hoff ने दिया था और आर्हीनियस ने इसका बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, उस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अब आगे हम देखेंगे जो थियरी है, जो मैकेनिज्म है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, मतलब कि जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन की रेट क्या होती है, रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिएक्शन की आर्डर कैसे निकालते हैं, उसका कंसंट्रेशन से क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, उसका एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या आते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम निकाल लेते हैं, एक्सप्रेशंस उसके लिए आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आर्हीनियस इक्वेशन की सहायता से टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे देखते हैं, और बीच में हम लोगों ने हाफ लाइफ निकाली थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अब हमको देखना है काइनेटिक्स में कि रिएक्शंस होते कैसे हैं, मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की। तो जो मैकेनिज्म्स हैं वो समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई मैकेनिज्म दी, जो थियरीज दी वो अलग अलग दिए गए। तो हम आपको बताते हैं थियरीज के बारे में कि इस चैप्टर में जो मैकेनिज्म है किसी रासायनिक अभिक्रिया होने की, उससे संबंधित सिद्धांत या थियरीज कौन कौन सी है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, इसमें हम देखेंगे थियरीज, यानी क्रियाविधि में हम देखेंगे सिद्धांत। कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ये हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए, अलग अलग थियरीज दी। थियरीज में आपको कुछ नाम बताते हैं। जैसे पहली थियरी जो हम लोगों को पढ़नी है केवल, वो है कोलिजन थियरी। संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत कहें इसको, या हम कह सकते हैं इसको टक्कर सिद्धांत। दूसरी थियरी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी।
सक्रियित समकर सिद्धांत, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। और भी थियरीज हैं इसमें, जैसे लिंडेमैन्स थियरी आती है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए, तो उसको यहाँ मेंशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस में, चाहे आईएससी का सिलेबस हो या सीबीएसई का सिलेबस हो या यूपी बोर्ड का या किसी बोर्ड का सिलेबस हो, तो उसमें हमको केवल कोलिजन थियरी के बारे में जानना है। तो हम बात करेंगे कोलिजन थियरी के लिए। तो शुरू करते हैं इसमें हम कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट्स या संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत, यानी हम इस सिद्धांत की सहायता से कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं किसी रिएक्शन के होने को। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत की परिकल्पनाएं जानेंगे। परिकल्पना का मतलब अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पास्टुलेट्स। तो परिकल्पनाओं को हम वन बाय वन आपको बता रहे हैं कि परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें ध्यान से समझने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि एक बार में ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो कोलिजन थियरी है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत, यानी इसमें टक्कर होनी है। तो आपको पता है रिएक्शन में भाग कौन लेता है? अधिकांशतः रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। बहुत कम रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो चाहे रिएक्शन में एटम भाग ले रहे हों या मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हों, यह थियरी उनके आपस में कोलिजन या टकराने से संबंधित है और उसी के आधार पर यह रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कोलिजन थियरी या संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। तो सबसे पहली बात जो इसमें बताई जाती है इस थियरी में, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक अणुओं का एक साथ टकराना आवश्यक है। For a reaction to take place, the collision between the molecules is essential. तो सबसे पहली बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, सभी कोलिजन्स या सभी टक्करों के कारण जो रिएक्शन है वो नहीं होता है। All the collisions do not result a chemical reaction. सभी कोलिजन्स के कारण केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो फिर ये बात आएगी कि केमिकल रिएक्शन होगा किससे? तो इसमें कहते हैं कि जिन कोलिजन्स के कारण केमिकल रिएक्शन होता है उनको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। प्रभावी टक्कर। जिन कोलिजन्स के कारण केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब फिर ये डिसाइड करना होगा कि इफेक्टिव कोलिजन जो हो रहा है, जिसके कारण रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? किस टक्कर को हम प्रभावी टक्कर कहेंगे? लगातार मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लगातार कोलिजन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बन रहा है।
सभी टक्करों के कारण प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो जिन टक्करों के कारण प्रोडक्ट बनता है वो कहलाए इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी टक्कर। अब प्रभावी टक्कर होने के लिए एक चीज थोड़ा और क्लियर करें यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो मोशन की स्टेट में होंगे, हमेशा गति करते रहेंगे, मॉलिक्यूल एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। और जब गति करेंगे तो आपको पता है कि गति के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उनके अंदर एनर्जी है। जब टकराएंगे तो अपनी कुछ एनर्जी के साथ आपस में टकराएंगे, और टकराए रिएक्शन नहीं हुआ, टकराए रिएक्शन हो गया। इसका मतलब कि इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। तो प्रभावी टक्कर के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा। तो जिन टक्करों के कारण, जिन कोलिजन्स के कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, उनमें मॉलिक्यूल्स के पास एक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा है, और वह न्यूनतम निश्चित ऊर्जा या मिनिमम एसेंशियल एनर्जी जो है वो कहला रही है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल्स के पास अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो उनके टक्कर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब अगली बात इसमें कि जो देहली ऊर्जा है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास अगर नहीं है तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे। तो इसमें बताया गया कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिव मॉलिक्यूल्स पास जिस एनर्जी के होने के कारण रिएक्शन हो जा रहा है वो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, और सामान्यतः मॉलिक्यूल्स के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण हम कह रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के समान बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। यानी यहां में बात हम कर रहे हैं कि जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स है उनको एक्टिव बनाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये चीज आपको बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ। मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी और रेज होनी चाहिए, और इतनी रेज होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी है उसके और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या कहें कि वह मिनिमम एनर्जी जिसको गेन करके मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाए, या गेन करने के बाद उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यानी हम अगर इक्वेशन के साथ से रिप्रेजेंट करें तो EA यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इक्वल होगी
थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसे हम कहें थ्रीशोल्ड एनर्जी का मतलब दहली ऊर्जा, और ये हो गई अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। ये है, और ये हो गई सक्रिय ऊर्जा। तो इस तरह से बताया इक्वेशन के माध्यम से कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, इस एनर्जी और रिएक्शन के होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इनके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो ये हमने पोस्टुलेट्स कुछ देखे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रीशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी है या एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए वो उनको मिल गई, तो क्या वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना देंगे? तो पता चलता है कि सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रीशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी है वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो हमें जानना आवश्यक है कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो इसके लिए थ्योरी में बताया गया कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रीशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी है, यानी जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लिया, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, वो प्रोडक्ट बनाने की स्टेट में है, प्रोडक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। तो अगली बात जो इसमें आई वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन, अनुकूल विन्यास कह सकते हैं इसको। तो ये पॉइंट्स हमने बताया, कुल 6 पॉइंट बताया। 6 पॉइंट्स में हमने एक्सप्लेन किया कोलिजन थ्योरी को। पॉइंट्स एक बार फिर से आपके लिए रिकॉल करते हैं, या ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट में हमने बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन के कारण होता है, यानी जब कोलिजन होगा तभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कोलिजन एसेंशियल है, आवश्यक है किसी रासायनिक क्रिया के होने के लिए। अभिकारक अणुओं का या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना आवश्यक है। दूसरा बताया कि जितने भी कोलिजन्स हैं, सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करते हैं। ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करते हैं सभी कोलिजन्स, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितनी कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, उनके कारण नहीं होता है। तो फिर आपको बताया कि जिन कोलिजन्स के कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी टक्कर कहते हैं। आप कहेंगे कि प्रभावी टक्कर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो बताया गया थियरी में कि प्रभावी टक्कर के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक न्यूनतम ऊर्जा, एक मिनिमम एनर्जी का होना आवश्यक है। उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा।
अब जिन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स को जितनी मिनिमम एनर्जी देने पर वो एक्टिव हो जाए, जितनी उनके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होने के लिए, उसको हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिव बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी होगी कितनी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम माइनस करें, घटा दें मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। तो थियरी में हम लोगों ने देखा इतने पॉइंट्स, और फिर लास्ट में बताया गया कि जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी है और वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनमें ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए, कोलिजन के समय उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रहा। तो ये पोस्टुलेट्स हुए। उम्मीद करते हैं कि पोस्टुलेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जो एक्टिवेशन एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को देख रहे हैं, और यहां जो हम देख रहे हैं एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को देख रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी हो गई। ये जो पीक है ग्राफ का, यही पीक रिप्रेजेंट करता है थ्रेशोल्ड एनर्जी को। ये पीक रिप्रेजेंट करेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को। और ये मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी एनर्जी उनके पास है, इस हाइट तक की एनर्जी इनके पास है मॉलिक्यूल्स के पास। तो इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का, यही हो गया एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ये बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। यहां जो एनर्जी होगी, हम चाहें तो इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एवरेज, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर, ये जो बैरियर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, जितनी एनर्जी लेने के बाद से वो रिएक्शन में भाग लेने की स्टेज में, यानी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने की स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया कोलिजन थ्योरी के हिसाब से। अब इसमें हम आपको बताते हैं को जो कोलिजन थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार रिएक्शन की रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद से जो हम इसमें बताएंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ये रिएक्शन है A + B चेंजिंग इनटू
प्रोडक्ट्स। ये सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं और इस रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कोलिजन थ्योरी के हिसाब से अगर दिखलाएं तो रेट क्या है रिएक्शन की, तो इस थ्योरी के अनुसार रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट इक्वल्स टू जेड ए बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये रेट एक्सप्रेशन कोलिजन थ्योरी के अनुसार आता है। ये जो जेड ए बी है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। तो जेड ए बी हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है रिएक्टेंट्स ए और बी की। और ई ए पता है हमको एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बाद में जब रिएक्शंस की स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो रिएक्शंस एटम्स के कोलिजन के कारण होते हैं उनके लिए तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही काम करता है। बिल्कुल जो वैल्यू आती है थियोरेटिकल वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है दोनों सेम आती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके अलावा ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिंपल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जिन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे बॉन्ड्स बने होते हैं, उनके लिए ये इक्वेशन बिल्कुल सही लागू नहीं होता है। यानी इस इक्वेशन के अनुसार जो वैल्यू निकलेगी थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है। तो बताया गया कि ऐसे केसेस में मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद यहां एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, रेट इक्वल टू लिख सकते हैं पी जेड ए बी एक्सपोनेंशियल पावर ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर के इस तरह का हो गया, रेट इक्वल्स टू पी जेड ए बी एक्सपोनेंशियल पावर के माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पी जो है ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या हिस्टेरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या हिस्टेरिक फैक्टर। फॉर इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर के लिए या प्रभावी टक्करों के लिए जो बताया कि मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन आवश्यक है, उसके लिए फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो लगभग समान आती हैं, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज। प्रॉपर ओरिएंटेशन थोड़ा सा आपको बता सकते हैं, हम थोड़ा देख सकते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। मान लेते हैं जैसे कि हम ये रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं H2 प्लस I2, ये 2HI, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो H2 मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इस तरह का हो और I2 मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन इस तरह का हो। आगे चल करके
थोड़ी देर के लिए इस तरह की स्टेज आएगी और बाद में ये जो ओल्डर बॉन्ड्स थे ये बॉन्ड ब्रेक हो गए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है। उचित विन्यास जो होना चाहिए वो एक सिंपल रिएक्शन के माध्यम से हमने आपको दिखाया। तो कोलिजन थ्योरी हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया और फिर इक्वेशन के हिसाब से बताया कि कैसे थियरी के अनुसार रेट निकाली जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।